दोस्तों, गोदावरी अपने रफ्तार की ओर तेजी से आगे बढ़ रही होती है। जैसे ही रात के 9:30 बजे एक स्टेशन पर ट्रेन गोदावरी रुकती है। उस स्टेशन पर बहुत से लोग, कोई पानी बेचने वाला, कोई मूंगफली बेचने वाला चढ़ते हैं। ऐसे ही एक लड़की हाथों में किताब लेकर चढ़ती है। वो लड़की लोगों से किताब खरीदने के लिए बोल रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी किताब नहीं खरीदता है। तभी ट्रेन की ऊपर वाली बोगी में एक अध्यापक सोए रहते हैं। अब चूंकि वो एक अध्यापक रहते हैं, एक लड़की ट्रेन में किताब बेच रही है। ऐसे में जो अध्यापक रहते हैं उनका मन झकझोर जाता है। वो तुरंत उठते हैं और दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाते हैं, क्योंकि ट्रेन अब अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। कुछ ही देर में ट्रेन उस स्टेशन से आगे सफ़र की ओर के लिए रवाना हो जाती। इससे पहले कि लड़की नीचे उतर पाती, जो अध्यापक रहते हैं उनका नाम उज्ज्वल रहता है। उज्ज्वल उस लड़की से कहते हैं कि बेटा रुको, मुझे तुम्हारी ये सारी किताबें खरीद लेनी है, बताओ कितने में इन्हें दोगी। जैसे ही लड़की पीछे मुड़ती है, वो किताब आगे बढ़ाने लगती है। उज्ज्वल के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि 10 सालों बाद उनकी गूंगी बेटी उन्हें इस तरीके से गोदावरी ट्रेन में मिल जाएगी। अब जैसे ही निधि भी अपने पापा को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। 20 मिनट तक तो दोनों ऐसे ही खामोश खड़े रहते हैं, एक दूसरे से आंसुओं में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद निधि अपने पापा उज्ज्वल सिंह से गले लग जाती है और उसके पापा फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी गूंगी बेटी को 10 सालों से खोज रहे हैं, 10 सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी बेटी निधि का कुछ भी अता पता नहीं रहता। उन्होंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि उनकी बेटी अब कभी उन्हें वापस मिलेगी। उन्हें लगा कि हो सकता है उनकी बेटी जिसके साथ कुछ अनहोनी हो गई हो या वो इस दुनिया में ना हो। जो उम्मीद रहती है धीरे धीरे उज्ज्वल सिंह की कम होते जाती है। लेकिन आज 10 सालों बाद जब वो गोदावरी में अपनी बेटी को सही सलामत पाते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जनवरी का महीना रहता है, कड़ाके की ठंडी रहती है, लेकिन उनकी बेटी निधि केवल स्कर्ट में रहती है। जैसे ही एक पिता अपनी बेटी को जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंडी में ऐसे देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है और इतना व्याकुल होता है कि उज्ज्वल अपनी जैकेट निकालते हैं, अपनी बेटी को पहना देते हैं। बेटी जैसे ही जैकेट की गर्माहट लेती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। निधि चूंकि गूंगी रहती है, वो बचपन से ही गूंगी रहती है, इस वजह से वो अपने पापा के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही होती है। उसके पिता अपनी बेटी का, निधि का हाथ पकड़ते हैं और पुचकारते हुए ट्रेन की ऊपर वाली सीट पर ले जा कर के बैठा देते हैं। निधि के लिए गर्मा गर्म खाना खरीदते हैं और उसे अपने हाथों से बड़े दुलार से खिलाते हैं। इसके बाद निधि से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने सालों से वो कहाँ थी। तो निधि अपने पापा के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि वो बोलने की बहुत कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है, लेकिन निधि गूंगी रहती है,
इस वजह से वो अपने पापा को कुछ भी बता नहीं पा रही होती है कि वो इतने दिनों से कहाँ थी, किसके साथ थी और आखिर वो घर से क्यों भागी। उज्जवल सिंह के मन में ये सारे सवाल आ रहे होते हैं और 10 सालों बाद जब वो अपनी बेटी को अपने सामने पाते हैं तो उससे पूछ रहे होते हैं, लेकिन निधि कुछ भी नहीं बता पा रही होती है। अब ऐसे में उसके पापा जिनके पास एक ही कंबल रहता है, वैसे में उज्जवल जिनके पास सिर्फ एक ही कंबल रहता है, वो करें तो क्या करें। बेटी भी बड़ी हो गई थी, जवान रहती है। अब ऐसे में उन्हें थोड़ी लाज लज्जा लग रही थी, लेकिन वो मजबूर थे, इसलिए वो अपनी बेटी से कहते हैं कि कंबल ओढ़ करके तुम सो जाओ, हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन बेटी भी आखिर बेटी होती है जो अपने पिता को कैसे इतनी कड़ाके की ठंडी में कैसे सिकुड़ने दे सकती है। इसलिए वो अपने पापा से कहती है कि सफ़र बहुत लंबा है, वो कब तक बैठे रहेंगे। 1 घंटे 2 घंटे तक तो उज्जवल सिंह बैठे रहते हैं, लेकिन बेटी के बहुत कहने पर वो भी कंबल ओढ़ करके सो जाते हैं। पिता और बेटी दोनों कंबल के सहारे इस कड़ाके की ठंडी को पूरे रास्ते काटते हुए निकल जाते हैं। अब उनका शहर पुणे आ जाता है। जैसे ही पुणे रेलवे स्टेशन आता है, उज्जवल अपनी बेटी को उठाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा घर आ गया है। जैसे ही निधि भी ये सुनती है तो बहुत खुश होती है। वो अपने पापा के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो घर जाती है तो जो निधि की मम्मी रहती हैं, जिनका नाम सरोजनी रहता है, सरोजनी जैसे ही अपनी बेटी निधि को देखती है, जो कि 10 सालों पहले ही गायब हो चुकी थी, तो उनके चेहरे की जो हंसी होती है वो उदासी में बदल जाती है। निधि बहुत घबरा रही होती है, डर रही होती है कि आखिर वो घर में जाएगी तो उसकी मम्मी उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगी। लेकिन अपने पापा की खुशियों को देखते हुए निधि घर के अंदर चली जाती है। उसके पापा और बाकी भाई बहन निधि के बहुत खुश होते हैं, लेकिन निधि की मम्मी के चेहरे पर कोई भी हंसी नहीं रहती है। निधि जब इतने सालों बाद अपनी मम्मी को देखती है तो वो उनके करीब जाती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन निधि की मम्मी बार बार ये कह करके निधि को झुठला देती है कि देखो हमें तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही, इसलिए तुम अपने गले पर ज़्यादा दबाव न बनाओ। उसके पिता भी उज्जवल निधि को समझाते हैं कि देखो बेटा, अब तो तुम घर वापस आ गई हो, हम तुम्हें साइंस लैंग्वेज सिखा देंगे, जिसके सहारे तुम अपने परिवार से, अपने माता पिता से, हर किसी से बात कर सकोगी। और अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी भी तो करवानी, और ऐसे में अगर तुम अपने दूल्हे को, अपने ससुराल वालों को समझा नहीं पाओगी तो फिर तुमसे शादी कौन करेगा। जैसे ही निधि ये सुनती है तो शर्मा जाती है और फिर वो कमरे में चली जाती है। सुबह होती है, उज्जवल सिंह अपने पूरे परिवार को एक साथ देखते हुए बहुत खुश होते हैं। सभी लोग एक साथ नाश्ता करते हैं। इसके बाद उज्जवल अपनी स्कूटी निकालते हैं और बेटे निधि को लेकर के साइंस लैंग्वेज का कोर्स कराने के लिए, उसे सिखाने के लिए वो कोचिंग जाते हैं, सेंटर जाते हैं। जैसे ही वो सेंटर जाते हैं वहाँ पर निधि का नाम लिखवाया जाता है। निधि बहुत खुश होती है कि अब वो लोगों से अपने दिल की, अपने मन की बात कह सकेगी साइंस लैंग्वेज के द्वारा। साइंस लैंग्वेज उन्हें सिखाई जाती है जो बोल नहीं सकते हैं। अब ऐसे में निधि का अपने सेंटर में पहला दिन रहता है, उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। निधि के पापा उसी सेंटर में छोड़ करके अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम को निधि अपने घर आती है तो उसकी मम्मी उस पर भड़क पड़ती हैं और यहाँ तक कि वो अपनी बेटी निधि को पीटने लगती हैं। निधि को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी मम्मी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही। निधि बार बार पूछ रही होती तो उसकी मम्मी कहती हैं कि अगर तुम पढ़ने चली जाओगी तो फिर ऐसे में घर का काम काज कौन करेगा, क्या मैं तुम्हें बैठ करके खिलाऊंगी, तुम कहीं की महारानी।
जब निधि ये सुनती है तो उसे बहुत रोना आता है। वो अपने पापा को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है और कहती है कि पिताजी हम यहाँ नहीं रह सकते, हम जहाँ से आए थे आप वहीं हमें छोड़ दीजिए। जब निधि के पापा उज्जवल ये सुनते हैं तो अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, शाम को हम घर वापस आएंगे, फिर तुम्हारी मम्मी को समझाएंगे। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मम्मी सरोजनी सौतेली हैं, लेकिन फिर भी उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा कि मैं बचपन में तुम्हारी माँ को बचा नहीं सका और तुम्हारी दुनिया उजड़ गई। जैसे ही तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें जन्म दिया वो मुझे और तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चली। तुम बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। पुरानी बातें सुन कर के निधि का जो जख्म रहता है वो ताज़ा हो जाता है। अब वो अपनी माँ सरोजनी के साथ, सौतेली माँ के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती है, लेकिन पिता के बहुत समझाने पर सरोजनी अपनी मम्मी के साथ रहने को तैयार हो जाती है। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है। निधि साइंस लैंग्वेज भी बिल्कुल अच्छे से सीख लेती है। अब वो अपने पिता से, अपनी माँ से, आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों से साइंस लैंग्वेज में बात किया करती है। निधि का जो होने वाला दूल्हा रहता है वो भी निधि की तरह गूंगा रहता है, इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे से साइंस लैंग्वेज में बात करते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब जो लड़के का परिवार वाला रहता है, यानी कि निधि का होने वाला दूल्हा जिसका नाम मनोज रहता है, मनोज अपने पूरे परिवार के साथ निधि को देखने आता है। परिवार को निधि तो पसंद आ जाती है, लेकिन जो मनोज के पिताजी रहते हैं उन्हें निधि बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि निधि दिखने में तो ठीक ठाक रहती, सुंदर रहती है, लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं पाती। ऐसे में जो मोहन का परिवार रहता है वो उन्हें समझाता है कि देखिए आपका बेटा भी तो बोलने में असक्षम है, ऐसे में कौन आपके बेटे को अपनी बेटी देगा। लेकिन राजेंद्र किसी की एक नहीं सुनते और कहते हैं भले ही हमारा बेटा बोल नहीं सकता है तो क्या, उसकी सरकारी नौकरी है, ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटी देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मोहन, जिसे निधि बहुत पसंद आ जाती है, वो अपने पिता से कह देता है कि देखिए हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। अब अपने बेटे के आगे राजेंद्र मजबूर हो जाते हैं। वो अपने बेटे की शादी निधि से तय कर देते हैं। बड़ी ही धूमधाम से मोहन बारात लेकर के निधि के दरवाजे पर आता है। निधि विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब निधि को मोहन के कमरे में बैठाया जाता है। निधि बहुत खुश रहती है, शर्मा भी रही होती है, क्योंकि आज उसकी शादी की पहली रात रहती है। अब ऐसे में निधि जो अपने पति के आने का, यानी कि मोहन के आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। वो क्षण भी आता है। मोहन कमरे में आता है। जैसे ही निधि मोहन को देखती है तो उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ वही सब कुछ करते हैं जिनके लिए उन्होंने शादी की थी। अब ऐसे सुबह हो जाती है। निधि बहुत खुश होती है मोहन से। निधि के ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी निधि के मोबाइल पर फ़ोन आता है। जैसे ही निधि फ़ोन उठाती है उसका पूरा जीवन ही उजड़ जाता है। निधि रोते बिलखते हुए अपने घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की किसी ने हत्या कर दी है। अब निधि को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके पूरे परिवार की हत्या किसने और क्यों की है। वो अपने पिता से लिपट लिपट कर रो रही होती है, लेकिन पुलिस वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अभी निधि की शादी को हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा भी नहीं हो रहा था कि उसके पूरे परिवार जी ने बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो निधि के ससुराल वालों के भी होश हो जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो घर के अंदर एक 23 साल का लड़का जाता हुआ दिखता है। अब पुलिस आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि क्या आप इस लड़के को पहचानते हैं, लेकिन कोई भी उस लड़के को नहीं पहचानता है। अब
पुलिस वाले निधि के पास आते हैं, निधि से पूछताछ होती। जैसे ही निधि उस लड़के का फोटो देखती है तो वो डर जाती है। पुलिस वाले निधि से पूछते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है। निधि बताना शुरू करती है कि जब मैं 10 साल पहले घर से भाग गई थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मुझे कहा था कि अगर मैं घर से नहीं निकलूंगी तो वो मेरे पिता को जान से मार देगी। मैंने अपने पापा की जान बचाने के लिए अपने ही घर को छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। जब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी अनजान शहर में, जैसे ही रात होती है सड़क के किनारे मैं खड़ी होकर रोने लगती हूँ। तब ये लड़का मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि तुम इस शहर में अनजान लग रही हो, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? तो मैं उसे पूरी बात बता देती हूँ। लड़का कहता है कि वो भी अनाथ है, उसका कोई नहीं है, बस उसकी एक मौसी है जो कि उसकी देख रेख करती है। यहाँ पास में ही उसकी झोपड़ी है, वो उसके मौसी के पास चलकर रह सकती है। अब मैं उस लड़के के साथ चली जाती हूँ और वहीं पर मैं रहने लगती हूँ। हम लोग काम किया करते थे, उससे जितने भी पैसे मिलते थे हम मौसी को ला करके दे दिया करते थे। और ऐसे ही समय बीत रहा होता है। धीरे धीरे मैं बड़ी हो जाती हूँ और कब मुझे और उस लड़के को, जिसका नाम दीपू रहता है, एक दूसरे से प्यार हो जाता है, ये हमें पता ही नहीं चलता है। इसके बाद दीपू और मैं एक दिन ऐसा कुछ कर लेते हैं। दीपू जब मैं किचन में खाना बना रही होती तो वो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। मैं भी दीपू को नहीं रोकती, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी दीपू के लिए प्यार पनप रहा होता है। अब ऐसे में हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो जाता है। जब ये बात मौसी को पता चलती है तो वो हमारी शादी करवा देती है। अब ऐसे में पुणे में ही मैं दीपू के साथ रहा करती थी। एक रोज़ मैं ट्रेन में किताब बेच रही थी तो मेरे पिता मुझे मिल जाते हैं 10 सालों बाद। ऐसे में जब 10 सालों बाद मैं अपने पापा को देखती हूँ तो उन्हें ये सच्चाई नहीं बता पाती हूँ। मेरे पापा मुझे घर ले आते हैं और फिर से मैं अपना खोया हुआ बचपना जीने लगती हूँ। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन मुझे नहीं पता कि ये दीपू यहाँ पर कैसे पहुँचा और उसने मेरे पूरे परिवार की हत्या क्यों की। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले निधि से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास दीपू का मोबाइल नंबर है? निधि कहती है घर आने से पहले ट्रेन में ही मैंने दीपू के, उसकी मौसी के नंबर डिलीट कर दिए थे ताकि मेरे पापा और मेरे बीच कोई आ ना सके। 10 सालों बाद मैं अपने पिता से मिल रही थी और मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने पिता के साथ रहना चाहती थी, लेकिन ना जाने मेरे परिवार को किसकी नज़र लगी कि मेरा परिवार एक झट में ही उजड़ गया। ये कहते हुए वो पुलिस वालों के सामने बिलक बिलक करके रोने लगती है। पुलिस वाले निधि से एड्रेस लेते हैं और पुणे पहुंच जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले दीपू के झोपड़ी तक पहुंचते हैं तो उसकी मौसी घर के बाहर ही बैठी रहती है। अब जब वो पुलिस वालों को देखती हैं तो भौचक्का रह जाती है। दीपू की मौसी पुलिस वालों से कहती हैं क्या बात है, बहू तो हमारी गायब हुई, हमने कंप्लेन लिखवाई थी, क्या वो मिल गई? जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हम मेरठ ज़िले से आए हैं, उत्तर प्रदेश। आप हमें ये बताइए कि दीपू कहाँ है? जैसे ही मौसी ये सुनती हैं तो पुलिस वालों पर भड़क पड़ती है और कहती है कि बहू हमारी गायब, बेटा तो हमारे पास ही। आपको पहले हमारी बहू को लाना चाहिए, इसके बाद ही आप दीपू के बारे में बात कीजिए। आखिर हमारी बहू का FIR दर्ज करवाए हमें 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारी बहू का कुछ भी अता पता नहीं। अब पुलिस वाले समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपकी बहू मेरठ में है, लेकिन उसके पूरे परिवार की हत्या हो गई और ये सब कुछ
आपके दीपू ने ही किया है। जैसे ही मौसी ये सुनती है तो कहती हैं कि नहीं, हमारा दीपू ऐसा कर ही नहीं सकता है। भला दीपू को कैसे पता होगा निधि का परिवार कहाँ रहता है? निधि ने तो कहा था कि उसका कोई परिवार नहीं है, अब ऐसे में उसका परिवार कहाँ से आ गया? पुलिस वाले मौसी से दीपू का एड्रेस लेते हैं और उस कंपनी में पहुंच जाते हैं जहां दीपू काम कर रहा होता है। जैसे ही दीपू पुलिस वालों को अपनी ओर आता हुआ देखता है तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे दौड़ाकर पकड़ने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद दीपू को उसकी मौसी को मेरठ लाया जाता है और उन लोगों से पूछताछ होती है। मौसी, जिन्हें सच में कुछ भी नहीं पता होता है कि आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है, और उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा होता है कि जिस दीपू को उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया वो इतना बुरा स्वभाव भी रख सकता है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है। अब पुलिस वाले दीपू से पूछताछ करते हैं कि आखिर उसने निधि के पूरे परिवार को क्यों ख़त्म किया। पहले तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है जब दीपू बताता है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। भला कोई बेटी जो कि 10 सालों बाद अपने परिवार से मिल रही है, वो तुम्हें अपने परिवार को ख़त्म करने के लिए क्यों कहेगी? भला कोई बेटी ऐसा क्यों करेगी? क्या कोई बेटी अपने परिवार की कातिल भी हो सकती है? लेकिन दीपू पुलिस वालों को बार बार यही बता रहा होता है। पुलिस वाले दीपू को बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन दीपू अपने बयान से नहीं बदलता है। इसके बाद निधि को उसके ससुराल से लाया जाता है, पति मनोज भी आ जाता है। अब निधि से पूछताछ होती है कि आखिर उसने क्यों अपने पूरे परिवार को मारने के लिए दीपू से बोला। निधि कहती है कि देखिए, मेरी सौतेली माँ, जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे मन में कहीं ना कहीं आज भी वो कड़वापन है, वो दुख है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया। मैं चाह करके भी उसे भूल नहीं सकती। आज अगर मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ऐसा ना करती तो मैं ये 10 साल अपने पापा के बिना कभी नहीं बिताती। इसलिए मैंने दीपू को पैसे दिए ताकि वो मेरे परिवार को, मेरी माँ को रास्ते से हटा सके, लेकिन गलती से दीपू ने मेरे पिता को भी रास्ते से हटा दिया, क्योंकि मेरे पापा ने उसका चेहरा देख लिया था। मैंने दीपू को बहुत मना किया, लेकिन दीपू ने मेरी एक नहीं सुनी और कहा कि वो जेल नहीं जाना चाहता है, उसके पापा ने उसका चेहरा देख लिया है। ऐसे में वो बयान देंगे उसके खिलाफ, क्योंकि वो आई विटनेस है। अब मैं मना करती रही, यहाँ से रोती रही, दीपू के हाथ पैर धोती रही, लेकिन दीपू ने मेरे पिता को भी नहीं छोड़ा। ये कहते हुए निधि दहाड़े मार करके रोने लगती। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी बड़ी बात के लिए क्यों तैयार हो गए? एक पूरे परिवार को तुमने ख़त्म कर दिया। दीपू कहता है, निधि ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही उसका परिवार ख़त्म हो जाएगा वो उसके पास पुणे आ जाएगी और अपने पति को छोड़ देगी। जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो निधि से पूछते हैं कि क्या तुमने दीपू से ये वादा किया था जबकि तुम्हें पता है कि तुम शादीशुदा हो? ऐसे में जबकि तुम्हें पता था कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, इसके बावजूद तुमने दूसरी शादी की, तुमने अपने दोनों पतियों को धोखा दिया। निधि कहती है कि सर, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। इस वजह से मैं ये सच्चाई अपने पापा को नहीं बता सकी कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं अपने पापा को बता दूंगी तो मेरे पापा की खुशियों पर पानी फिर जाएगा, इसलिए मैंने ये सच्चाई जानबूझकर छुपा ली। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी, लेकिन मैं दीपू से प्यार करती हूँ क्योंकि दीपू मेरे बचपन का प्यार है, इसलिए मैंने दीपू से ऐसा कहा। और मैं अपने पति को छोड़ करके मनोज को दीपू के पास जाने ही वाली थी, लेकिन तब तक आप लोग मुझ तक पहुँच गए। अब जैसे ही मनोज ये सुनता है तो वो भड़क जाता है कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। उसके परिवार वाले भी यहाँ पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि मनोज किसी भी कीमत पर तुम्हें तलाक नहीं देगा, लीगली तौर पर तुम मनोज की धर्मपत्नी हो।
ऐसे में तुम्हें मनोज के साथ ही रहना होगा। लेकिन निधि किसी भी कीमत पर मनोज के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो अपने प्रेमी दीपू के साथ पुणे जाना चाहती थी, जहाँ वो 10 सालों से रह रही थी। लेकिन उसके लिए समस्या ये थी कि वो लीगली मनोज की पत्नी है। अब ऐसे में वो करे तो क्या करे। अब इधर जो दीपू रहता है वो निधि के ससुराल वालों को, उसके पति को अच्छे से धमकाता है, वो भी पुलिस वालों के सामने। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं तो वो दीपू से कहते हैं कि तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी और वैसे भी तुम्हें अरेस्ट किया जाता है, तुम पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है क्योंकि तुमने निधि के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है। अब ऐसे में तुम तो जेल चले जाओगे, लेकिन निधि का क्या होगा ये हमें कुछ भी नहीं पता। इसके बाद पुलिस वाले दीपू पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। 4 साल मुकदमा चलता है, दीपू को आजीवन कारावास होता है। इधर निधि जो मनोज को छोड़ करके पुणे चली जाती है और वो अपनी मौसी के साथ ही रहने लगती है। वो अक्सर जेल में दीपू से मिलने जाया करती है। मनोज भी अपने परिवार वालों को समझाता है कि जब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता है। मनोज निधि को कुछ समय बाद तलाक दे देता है क्योंकि वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहता था। उसे ये डर सता रहा था कि कहीं दीपू जेल से बाहर आते ही उसके पूरे परिवार को ख़त्म ना कर दे। अब ऐसे समय बीतता है, निधि की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है जब उसे पता लगता है कि जो जेलर है वो दीपू के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसकी जो आजीवन कारावास रहती है उसे 7 सालों की सज़ा में बदल देते हैं। 7 सालों बाद दीपू वापस आ जाता है। इसके बाद दोनों प्रेमी फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब दीपू और निधि की 2 बेटियां हैं। निधि अपने दोनों बेटियों प्रेमी दीपू मौसी रजनी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही है। क्या निधि ने अपने पति मनोज को छोड़ करके जो कुछ भी किया वो सही था? आखिर यहाँ पर किसकी गलती है? आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, शतिका, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अपनी वीडियो में लूँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम लिख सकते हैं।